तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक और एमसीक्यू वाला चैप्टर। 1991 से आर्थिक सुधार नई आर्थिक नीति, ठीक है, इसका हमने चैप्टर खत्म कर दिया है। और जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपने चैप्टर भी देख लिया है तो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हो जाने हैं आपसे, ठीक है ना। तो एमसीक्यू में एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा होते हैं तो वो भी कर लेते कवर फटाफट से। नई आर्थिक नीति यानी जो हमारी जो 1991 में जो आर्थिक नीति आई थी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं उस चैप्टर के ऊपर। पहले मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं, पहले इन 8 पॉइंट को कर लेते हैं, 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, धीरे धीरे क्या है इसको बढ़ते हुए आज ही खत्म करेंगे इसी वक्त, ठीक है ना। चलो सबसे पहली बात करते हैं, भारत में आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, या ये बोले तो नई आर्थिक नीति कब आई थी, तो हम बोलेंगे 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी। एग्जैक्ट डेट चाहिए तो बेटा 24 जुलाई 1991 मेरे पास डेट है, ठीक है। तो इस टाइम ये इस एग्जैक्ट डेट पे क्या है, नई आर्थिक जो नीति थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इसको लागू किया गया था, शुरू किया गया था। क्लियर हो गया यहां तक। चलो उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चा वो है कि नई आर्थिक नीति में हुआ क्या था। बच्चे हुआ ये था कि उद्योग तथा व्यापार के लिए पहले लाइसेंसिंग हुआ करता था, जिसको लिबरलाइजेशन जिसको लाइसेंसिंग बोला जाता है इंग्लिश में भी। उसके स्थान पर लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण को लाया गया। यानी क्या हुआ, लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण को लाया गया, इसको खत्म किया गया। उद्योगपतियों के लिए अगर मैं बात करूं तो कोटा यानी क्यू के स्थान पर निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। आयात तथा निर्यात के लिए परमिट यानी पी के स्थान पर वैश्वीकरण को लाया गया। यानी अगर मैं बात करूं तो लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण, कोटा के स्थान पर निजीकरण और परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण को लाया गया था। तो आप बोल सकते हो कि LQP लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट की जगह लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया था। क्लियर है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए। साथ साथ जिन उद्योगों के लिए लाइसेंस आवश्यक है, यानी ऐसे कौन से उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस जो है आवश्यक है बेटा, तो वह है शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, ठीक है, औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको लाइसेंस लेना अभी भी अनिवार्य है। और बाकी चीजों के लिए लाइसेंस को हटा दिया गया था बेटा। क्या कर दिया था, लाइसेंस को हटा दिया गया था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अभी भी लाइसेंस को लेना क्या है, जरूरी है। क्लियर है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सरकारी क्षेत्र था का संकुचन, आपने संकुचन मतलब था कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, आपको पता है। पहले सरकार के हाथ में कितने थे बच्चे, 17 ऐसी चीजें थी जो सरकार के हाथ में थी। उसको कट करके सरकार ने क्या करा, 8 कर दिया, यानी क्या कर दिया, कम कर दिया था, और उसको फिर 8 पे लेके आ गए थे। 8 ऐसे उद्योग थे जो सरकार के हाथ पे थे, ठीक है, ऐसी चीजें जो सरकार के हाथ में थे। फिर उसको भी घटा करके 3 कर दिया गया था। कब, 2010-11 में इसको घटा के 3 कर दिया गया था। और ये 3 जो है ना बेटा, वो परमाणु ऊर्जा, रेलवे और रक्षा उपकरण, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तीनों चीजें जो है ना इस टाइम पे सरकार के हाथ में, ठीक है ना। बट इससे पहले 17 चीजें सरकार के हाथ में होती थी, सरकार ने उसे घटा के 8 किया, 8 के बाद आप 3 कर दिया। और जहां तक बीच में रेलवे को बेचने की बात हुई थी, शायद गई भी थी जहां तक मुझे ध्यान है, और अभी दोबारा ऐसी बातें चल रही है। तो बट हम यही पढ़ेंगे, परमाणु ऊर्जा, रेलवे और रक्षा उपकरण अभी भी हम यही मान के चलते हैं सरकार के हाथ में। और ये 3 चीजें सरकार के हाथ में, इसके अलावा जो भी चीजें वो क्या, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया उसका। क्लियर है। विश्व व्यापार संगठन परवर्ती था, किसका परवर्ती था बेटा, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि का। ये व्यापार और महाशुल्क जो सीमा शुल्क था उसकी महासंधि का क्या था, परवर्ती था। तो हमने 5 पॉइंट के ऊपर फटाफट से देख लिए। पहला लिखा हुआ, भारत में आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत 1991 में हुई थी, यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी। इसके अंतर्गत हुआ क्या था, जो उद्योग व्यापार के लिए जो लाइसेंसिंग हुआ करता था उसको उदारीकरण कर दिया गया। उद्योगपतियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो था कोटा हुआ करता था उसको निजीकरण कर दिया गया। आयात निर्यात के लिए परमिट होता था उसको वैश्वीकरण कर दिया गया। अभी भी कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, वो है शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन। अगर आप ऐसा कुछ भी करने की सोचते हो तो उसके लिए अभी भी क्या चाहिए, आपको लाइसेंस लेना जरूरी हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन यानी उनको कम कर दिया गया था, घटा दिया था, सार्वजनिक क्षेत्र को कम कर दिया गया था। तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ था, पहले 17 थे, 17 से 8 हुआ, 8 के बाद 3 हो गया 2010-11 में। अब ये 3 चीजें सरकार के हाथ में है, बाकी सारा प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन परवर्ती था, किसका परवर्ती था बेटा, ये व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि का परवर्ती था। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ आर्थिक समृद्धि को, यानी स्ट्रक्चरल जो आपके यहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, परिवर्तन आता है, उसके साथ आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। हम बोलेंगे बिल्कुल सत्य कहा जाता है। तो बेटा ध्यान से रखना इस लाइन का मतलब, ठीक है ना। बाहरी स्रोत वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण क्या होता है, परिणाम, क्योंकि जो बाहर वाला चीज, जब भी हम बाहर वालों की बात करते हैं तो बेटा वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है ना, एक्सटर्नल सोर्सेज। आगे, आर्थिक सुधारों के अनुरूप विदेशी व्यापार नीति को क्या
दीर्घ अवधि के लिए लागू किया गया था। बेटा कोई पूछेगा कौन सी अवधि के लिए लागू किया गया था, आप बोलोगे दीर्घ अवधि के लिए लागू किया गया था। और किसको किया गया था? विदेशी व्यापार नीति को दीर्घ अवधि के लिए लागू किया गया था। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होते हैं, ठीक है ना, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम और पॉइंट लिखने वाले जिनके ऊपर आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आगे देखिए फटाफट से पॉइंट नंबर 9 की बात कर लेते हैं, विमुद्रीकरण 2016। बार बार हम इस पॉइंट को देख चुके हैं कई बार। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद FII की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसको इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जबकि यहाँ पे अगर मैं बोलूं हिंदी में तो विदेशी संस्थात्मक निवेश इसको बोला जाता है। क्लियर है? आगे उदारीकरण के बाद अब आरबीआई की भूमिका नियामक यानी क्या लिखा हुआ है कि भूमिका नियामक यानी रेगुलेटर के स्थान पर सहायक यानी फैसिलिटेटर की बन गई है। बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। उदारीकरण के बाद यानी अब जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है की भूमिका नियामक यानी नियामक मतलब रेगुलेट करने वाला, तो रेगुलेटर के स्थान पर अब क्या बन गया है? सहायक यानी फैसिलिटेटर बन गया है। ठीक है, तो 3 पॉइंट फटाफट से उतार लीजिए। तीनों पॉइंट आसान आसान से हैं, पहले 3। और उसके बाद जो हमारे पास है वह है अगला पॉइंट है 12 यानी 12वां पॉइंट है, वित्तीय क्षेत्र के डैश के रूप में आरबीआई देश में व्यापारिक बैंकों की ब्याज दर स्वयं निर्धारित करता है। ठीक है, क्या लिखा है? उसकी जो ब्याज दर है ना बेटा वो खुद निर्धारित करता है। तो जो ये वाला था बेटा क्या करता था? ये था है, ठीक है ना। तो ये पहले की बात कर रहा है और पहले क्या था बच्चे? वो नियामक का भूमिका थी। तो नियामक हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आरबीआई की जो भूमिका थी बेटा वो नियामक के रूप में थी पहले, और अब ये फैसिलिटेटर यानी सहायक के रूप में बन गया है। तो यहाँ पे पूछा गया कि वित्तीय क्षेत्र के डैश के रूप में आरबीआई देश के व्यापारी बैंकों की ब्याज दर स्वयं यानी खुद ही निर्धारित किया करता था पहले, ठीक है ना। तो उस टाइम पे बेटा नियामक वाला था इसलिए करता था बेटा, अब इसने बोला सहायक हो चुका है, अब सहायक पहले नियामक। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 13, 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे। आपको पता है निजी उद्यमों को लाइसेंस लेना एंड ऑल बहुत सारे ड्रामेबाजी हो रही थी। तो निजी उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए हुए थे। ठीक है, सरकार की राजस्व, राजस्व को आय भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? आय भी बोलते हैं। तथा तो सरकार की आय तथा व्यय यानी राजस्व और व्यय से संबंधित नीति को क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलो देखो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी थ्योरी में करे हुए बहुत सारी चीजें है ना, और आसान से सारी चीजें हैं सारी। डैश के द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने के लिए यानी स्टेबिलिटी को लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? अपने राजस्व, राजस्व मतलब आय और व्यय में वृद्धि या कमी करती है। तो आय और व्यय से संबंधित होगा तो बेटा वही राजकोषीय नीति की बात होगी। तो राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार ऐसे काम करती है। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए फटाफट 15 तक, ठीक है ना। जल्दी आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और उसके बाद उतार सकते हो 15 तक, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ 21 तक लिखे बेटा यहाँ तक, ठीक है। अभी और बढ़ाने हैं इसको आगे। उदारीकरण से पहले देश की जो कर प्रणाली है, मैंने कहा पॉज करके लिख लिया करो फिर आगे बढ़ा करो, ठीक है ना, अगर दिक्कत है तो। उदारीकरण से पहले जो देश की जो कर प्रणाली थी बेटा वो कॉम्प्लेक्स थी, जटिल थी काफी ज्यादा, और इसमें जो कर की दरें थी ना बहुत ज्यादा ऊंची थी, जिसके कारण लोग क्या करते थे? पैसे बचाया करते थे। कैसे? चोरी करके, यानी टैक्स की चोरी करते थे गवर्नमेंट। कौन? लोग। क्यों? एक तो क्या है जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स था, और दूसरा कर की जो दरें थी बेटा वो ऊंची थी, बहुत ऊंची थी। ऊंची क्या? बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची थी, ठीक है। उदारीकरण के बाद अब पश्चात मतलब बाद होता है, तो आयकर बेटा ये नाम आपको रखने पड़ेंगे, आयकर और निगम कर को धीरे धीरे क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया है, ठीक है ना। तो पूछेगा वो कौन से कर को कम किया, तो आपको आएगा जैसे मान के चलो आयकर, निगम कर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव, समथिंग इस तरह से आ सकता है। तो आप बोलोगे आयकर तथा निगम कर को धीरे धीरे कम कर दिया, बट ये कब किया है? उदारीकरण के पश्चात। बट उदारीकरण से पहले क्या था? दरें सबकी ऊंची थी कर की, और प्रक्रिया भी जटिल प्रक्रिया थी। डन। 16-17 तक हो गया हमारे। 18 पॉइंट में लिखा है विदेशी विनिमय सुधारों को क्यों लाया गया था? ये विदेशी विनिमय जो सुधार थे ये आरंभ किए गए थे उस टाइम पे क्योंकि देश के भुगतान शेष के संकट से निपटने के लिए, जो देश का जो भुगतान शेष का संकट था उससे निपटने के लिए विदेशी विनिमय सुधारों को लाया गया था। तो प्लीज याद रखना, इसमें भी आप दो चीज याद रखोगे। पहली चीज, डैश सुधारों को देश के भुगतान शेष के संकट से निपटने के लिए लाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कौन से थे वो? विदेशी विनिमय सुधारों को देश के भुगतान शेष के संकट से निपटने के लिए लाया गया था, यानी आरंभ किया गया था।
तो ये यहाँ से भी पूछा जा सकता है, या फिर ये लिख देगा विदेशी विनिमय सुधारों को डैश के लिए लाया गया था, डैश से निपटने के लिए। तो बेटा ये पता होना चाहिए दोनों वे में, क्लियर है। तो इसके सेंटेंस जो लिखा जाता है उसको ढंग से पढ़ लिया करो, क्या पता सारे क्वेश्चन आपके सामने बन बनाए मिल जाए पेपर में, ठीक है ना। अगला, डैश से अभिप्राय अन्य देशों की मुद्रा के रूप में, यानी जो दूसरे देश की जो करेंसीज होती है उनके रूप में भारतीय रुपये का मूल्य का घटना है। और मैंने बताया था ये ना सरकार जानबूझ करके अपने देश की करेंसी जो का मूल्य जो है ना घटाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको कहते हैं अवमूल्यन। क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं, जो कि होता है कि से अभिप्राय अन्य देशों की मुद्राओं के रूप में भारतीय रुपये के मूल्य का घटना है, ये सरकार द्वारा करा जाता है, क्लियर है। चल पॉइंट नंबर 20, डैश प्रणाली डैश अवधारणा है। बेटा पहले तो देखो दो वे में ये भी बन सकता है। पहला, उदारीकरण तथा अहस्तक्षेप प्रणाली जो है, ठीक है, वो क्या है? भिन्न अवधारणा है बेटा, अलग अलग अवधारणा, भिन्न मतलब अलग हो गया, ठीक है ना। या इस तरह से आ सकता है, डैश प्रणाली भिन्न अवधारणा है, तो कौन? उदारीकरण और अहस्तक्षेप प्रणाली, क्लियर है, डन। आगे चलते हैं, 21वां पॉइंट, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारतीय उद्योग को, किसको? भारतीय उद्योग को नवरत्न दिए थे बेटा। नवरत्न यानी 9 रत्न, नवरत्न मतलब 9 रत्न प्रदान किए थे। और याद रखना सिर्फ 9 रत्न नहीं, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे रत्न और दिए थे, ठीक है। अब ये हीरे मोती नहीं बेटा, ये इस टाइप के आपको उद्योग एंड ऑल थे, ठीक है, जो कि एक तरह से क्या बोले होना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो वो किसने दिए थे बच्चे? तो सार्वजनिक क्षेत्र ने, किसने? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने भारतीय उद्योग को नवरत्न यानी 9 रत्न प्रदान किए थे। इसके अलावा क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे रत्न प्रदान किए थे, जो कि हमें, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे थोड़े बहुत सारे नाम हम याद नहीं करेंगे, देखते हैं कितने पढ़ सके, ठीक है। मन करेगा तो पढ़ाएंगे, वरना छोड़ देंगे, क्योंकि सारे नाम तो पूछेगा ही नहीं किसी भी कीमत पे। तो अब आगे देखिए फटाफट से, ठीक है। हमने 21 क्वेश्चन तो हमने कर लिए, और जो अब हमारा क्वेश्चन है बेटा वो 22 नवरत्न के ऊपर है। नवरत्न की अगर हम बात करें तो शॉर्टकट में मैंने ऊपर लिखे हैं बेटा, इंडियन ऑयल, ये नाम है नवरत्नों के, यानी 9 रत्नों के। तो इंडियन ऑयल है, यहाँ पे भारत पेट्रोलियम है, ओएनजीसी है, सेल है, एचपी SAIL, ठीक है ना, एचपी है, BHEL है, IPCL है, NTPC है, और विदेश संचार निगम लिमिटेड है। ये 9 रत्न है, ठीक है। इनके नाम याद रख लो, बाकी हम क्या नाम है महारत्न या मिनी रत्न के नाम तो याद रखेंगे नहीं, ठीक है। तो बट इनके नाम प्लीज याद रख लो, 9 रत्नों के, सिर्फ 9 जने हैं। पूरा पूरा मैंने लिख दिया है। अगर मैं IOC बोलूं यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, क्या लिखा पहला? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC, पहला रत्न, ठीक है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नंबर 2, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, क्या है? BPCL। तो पहला हो गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, और दूसरा हमारे पास है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। थर्ड पॉइंट हमारे पास ONGC है, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ONGC, ठीक है ना। उसके अलावा SAIL है, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है हमारा, ठीक है। पांचवा हमारे पास है BHEL, जिसको कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है ना। तो 5 तो हमारे पास ये हो गए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। और इनको आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, 9 रत्नों को याद रख लेना आप प्लीज, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हमने इस तरफ लिख दिए। छठे पॉइंट की बात करते हैं। छठा हमारे पास है IPCL, यानी भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देन उसके बाद हमारे पास पॉइंट है वो G है बच्चा, ठीक है ना। और G में VSNL है, यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, ठीक है ना। कुछ तो आपने सुने भी होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने सुने ना हो, आपने कुछ तो सुने भी होंगे। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, क्या? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और HPCL मतलब बोलो तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेटा क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना। जहां तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे बजट में, बेटा किसी ने अभी तक नहीं बताया मुझे उसका आंसर। और मुद्रा वाले में जो बच्चा मुझे आंसर बता रहे हैं, कोई बचत बोल रहा है, कोई विनियोग बोल रहा है, बच्चे देखो ध्यान से अगर मैं बताऊं, देखो पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया है ना बेटा, उसको निवेश से ही होती है, निवेश ही पूंजी निर्माण की प्रक्रिया है, कैपिटल फॉर्मेशन। बट बहुत जगह जो है ना शायद किताबों में बचत लिखा है, तो बेटा बचत तो स्टार्टिंग पॉइंट है निवेश करने का, बट बेटा पूंजी निर्माण की प्रक्रिया अगर वो बोल रहा है, क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है अभी क्वेश्चन क्या है वो, बट अगर वो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया की बात कर रहा है तो बेटा निवेश आता है, यानी विनियोग की बात करेंगे वहां पे, ठीक है ना।
क्लियर है? चलो आगे यहां तक हमारे कंप्लीट हो गई। हमारे कितने बेटा 9 रत्न है बेटा, कितने 9 रत्न हमारे पास ये है। क्या 9 होने के कारण ये 9 रत्न है बेटा? पहले तो 9 थे इसलिए 9 रत्न है, मगर अब ये ज्यादा हो गए हैं फिर भी इनको 9 रत्न ही बोला जाता है, नवरत्न ही बोला जाता है। तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया हुआ है। तो बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है कि अब तो 16 हो गए तो 16 रत्न हो गए, नहीं बच्चा, अभी भी नवरत्नों का इनको क्या दर्जा मिला गया है, किनको 16 उद्यमों को। ठीक है, तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 उद्यम ऐसे हैं जिनको नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 23 तक हमने कर लिया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 24 की। अगर हम बात करें तो अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के 75 उद्यमों को 75 जो उद्यम है उनको मिनी रत्न, बेटा किसका मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे मिनी रत्न का कितने हैं तो बेटा 75 के आसपास है। ठीक है, और कुछ ऐसी कंपनियां भी थी जिनको महारत्न का दर्जा दिया गया। वो कब दिया था सरकार ने? 2009 में। बट क्या कंपनियां थी इतना हम ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है ना, कौन याद करता है इतना। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स जो मतलब आना पूछना चाहिए उतना तक तो हम कर ही रहे। तो हमने नवरत्न देख लिए, 16 उद्यमों को आज के टाइम पे नवरत्नों का दर्जा मिला हुआ है। 75 उद्यम ऐसे हैं जिनको मिनी रत्न भी दिया गया है। ठीक है ना, और 2009 में सरकार ने कुछ कंपनियों को तो क्या दे दिया, महारत्न का दर्जा दे दिया। ठीक है, उसमें ये भी कुछ कंपनियां हैं। ठीक है, ये भी कंपनियां जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 26 की बात करते हैं, विदेशी निवेश की अंश सीमा, यानी जो विदेशी पूंजी निवेश है, ठीक है, उसकी अनुमति कितनी कितनी दी गई थी। तो बेटा देखो पहले 40% के आसपास थी, उससे बढ़ा करके उसको 51 से लेकर 100% कर दिया गया। बेटा विदेशी पूंजी की जो अंश सीमा है, विदेशी पूंजी निवेश है, वो पहले 40% था, उसके बाद 51 से लेकर 100% के बीच में कर दिया। जो उच्च प्राथमिकता वाले हमारे 47 उद्योग थे उनमें एफडीआई मतलब होता है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आपको पता है, आप मेरे साथ कई जगह पढ़ चुके हुए। तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति कितनी कर दी बच्चा? ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, उसको 100% तक की अनुमति दे दी गई है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। क्लियर? निर्यात व्यापार गृहों की अगर हम बात करें तो वहां पे भी विदेशी पूंजी निवेश की जो सीमा है बेटा वो कितनी अनुमति दे दी, उसके लिए भी 100% की अनुमति दे दी है। तो याद रखना, कोई पूछेगा निर्यात यानी एक्सपोर्ट जो हाउसेज है उसके लिए कितना किया है, तो आप बोलोगे उसका 100% है, जो ट्रेड हाउसेज है। ठीक है ना, उच्च प्राथमिकता वाले 47 के लिए कितने 100% की अनुमति दे दी गई है। एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जो अनुमति है वो कितनी दे दी है आपको, 100% दे दी गई है। ठीक है ना, और नॉर्मली जो बोलूँ तो मैं 40% से 51 से 40% से बढ़ा करके 51 से 100 के बीच में कर दिया, बहुत को तो 100 भी दे दिया, देखो यहाँ पे, है ना। चलो, तो ये एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसिंग हो गए, सारे हो चुके हैं। ठीक है, फेमा की बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये फेना नहीं है, फेना ही लेना, ये डिटर्जेंट नहीं बेच रहा हूं, यहाँ पे फेमा है। और फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की बात कर रहा है, 1999 का था। ठीक है ना, जहां तक मुझे याद है। अभी फेमा की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम। बेटा विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, जो कि आपको भी याद रखनी है। क्लियर है? क्योंकि फेमा का जो है ना जिक्र 2-3 जगह हुआ है बुक्स में, तो प्लीज इसको याद रख लीजिए। और हमारे तकरीबन 27 पॉइंट हमने हाँ सामने 27 लिखा हो, तो 27 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए फटाफट से, पॉइंट नंबर हमारा 28 है। ठीक है ना, और जहां तक पता है एक चीज और अगर मैं आपसे शेयर करूं बात, तो देखो अगर ऐसे भी कराए जा सकते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन कराया उसके 4 ऑप्शन दे दिए, बट जहां तक मुझे लगता है बेटा वो टाइम वेस्टेज है। आपको मैं 4 ऑप्शन दूं, उसके बाद फिर आराम से समझाऊं, फिर ध्यान उसके बाद एक पे टिक लगवाऊं, तो उसमें तो फिर बहुत ही रेयर क्वेश्चन हो पाएंगे, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। सीधे सीधे जब पॉइंट्स लिखे जाते हैं तो हमारे दिमाग को वही पॉइंट हिट करता है। ठीक है ना, और ज्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के सीधे सीधे लिखता हूं ताकि आपको फटाफट से वो चीजें क्लियर हो जाए एक बार में। डन? चलो ये बात करते हैं पॉइंट नंबर 28 की, वे अवरोध जिन्हें उच्च आयात शुल्क, यानी जिन्हें कैसे लगाया जा रहा है बच्चे, आयात शुल्क को बढ़ा करके। ठीक है ना, यानी जो आयात पे जो रेट लगते हैं बेटा, टैरिफ रेट, उसको बढ़ा करके कराया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क। हम क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क, जो शुल्क लगा करके उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं जिससे कि हम आयात पे निर्भर थोड़ा कम रहे। क्लियर? आगे, गैर सीमा शुल्क सामान्यतः कोटा अवरोध होते हैं। देखो कौन से, अगर आपसे कोटा की बात करेगा तो बेटा कौन है, गैर सीमा शुल्क। कोटा कभी भी सीमा शुल्क में नहीं आता, क्योंकि मैंने कहा था कोटा मतलब क्या होता है, मात्रात्मक अवरोध होता है। इसमें सरकार निर्णय लेती है कि कितना आपको, कितनी मात्रा का आपको इंपोर्ट करना है।
क्लियर है? कितने मात्रा का आपको बाहर देश से इंपोर्ट करना है तो उसे कहते हैं इंपोर्ट कोटा, और कितनी मात्रा का आपको बाहर देश को एक्सपोर्ट करना है उसे कहते हैं एक्सपोर्ट कोटा। क्लियर है? तो इसमें मात्रा को देखा जाता है, तो इसलिए मात्रात्मक अवरोध होता है कोटा, हमेशा याद रखना, और गैर सीमा शुल्क को कोटा अवरोध होते हैं। तो दोनों वे में पढ़ना, गैर सीमा शुल्क डैश अवरोध होते हैं, कोटा अवरोध होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। और डैश सामान्यतः कोटा अवरोध होता है, तो कौन? गैर सीमा शुल्क, यानी जिसमें सीमा शुल्क की बात नहीं करते। और सीमा शुल्क कौन सा होता है बेटा? वो जो शुल्क वाला है, जिसमें ना रेट लगा करके ना शुल्क लगाया जाएगा, यानी टैक्स लगा करके, एक तरह से बोलो टैक्स लगा करके उसके प्राइस को बढ़ाया जाता है ताकि आयात कम से कम किया जाए। क्लियर ना? चलो, आयात को महंगा करने की कोशिश की जाती है। आगे द्विपक्षीय व्यापार समझौता मतलब होता है जो दो देशों के मध्य होता है वो द्विपक्षीय व्यापार समझौता, और जो कई देशों के मध्य होता है उसे कहते हैं बहुपक्षीय व्यापार समझौता। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय। क्लियर है? थ्योरी में भी हमने इसे पढ़ा था बिल्कुल तरीके से, डेफिनेशन से। क्लियर है ना? चलो, एलपीजी की नीतियों के बाद जीडीपी की जो समृद्धि दर है बेटा वो लगभग कितनी हो गई है? लगभग 8% प्रतिवर्ष तक बढ़ी है बेटा। कितनी? 8% प्रतिवर्ष बढ़ी है। देखो इस पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 32 पे फिर मैं आपको एक और चीज दोबारा वापस याद दिला देता हूं। मैंने आपको कहा था कि आप प्लीज थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो, और थ्योरी को देखने के लिए बेटा आप 1.5 की स्पीड का यूज कर सकते हो, जिन्होंने एक बार देख लिया, ठीक है, या फिर इन वीडियोस के लिए भी आप 1.5 की स्पीड का यूज कर सकते हो। बट कब? जब आपने एक बार देख लिया बेटा। शुरू में 1.5 की स्पीड मत करना, आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है, हो सकता है बाउंस हो जाए चीजें। तो 1.5 की स्पीड यानी आप अपने YouTube पे वीडियोस की स्पीड बढ़ा सकते हो, जिनको नहीं पता बेटा वो सुन लो, ठीक है, बट वो तभी बढ़ाना जब आपने एक बार ऑलरेडी वीडियो देख ली और आप पेपर से पहले रिवीजन करना चाहते हो। अगर मान लो पेपर से पहले आप सभी एमसीक्यू को रिवीजन करना चाहते हो तो आप 1.5 की स्पीड से अगर वीडियो देखते हो फटाफट से वो खत्म हो जाएगी, चंद घंटों में सारी वीडियोस खत्म हो जाएगी जितनी भी है, ठीक है ना। तो 1.5-2 की स्पीड आप बेटा पेपर के टाइम पे बढ़ा सकते हो वीडियोस की स्पीड, बेटा अभी मत बढ़ाना, अभी बढ़ाओगे तो आपका तो डब्बा गोल हो जाना, कि अभी भी समझ नहीं आएगा फिर वो पेपर में भी समझ नहीं आएगा। क्लियर? चलो, पॉइंट नंबर 33, एलपीजी की नीतियों के बाद ही भारत किसमें? भारत का जो आईटी उद्योग, भारत के आईटी उद्योग को वैश्विक पहचान मिली। इसको बेटा याद रखना, आईटी उद्योग को, ठीक है, ये बहुत आगे, इसको वैश्विक पहचान मिली थी बच्चा। आगे मुद्रास्फीति की दर अगर हम बात करें 2011-12 से 13-14 के बीच में क्या है, 6 से लेकर 9% के बीच में थी, ठीक है, इसके आसपास। और आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि जो इस बार जो रखना है बेटा, जो 2021 से 22 का जो जा रहा है डेटा, वो जो ईयर जा रहा है उसमें 4.1 से 4.4% की बात कही है। क्लियर हो गया? तो मुद्रास्फीति की दर भी आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चा। 1991 के पश्चात जीडीपी में समृद्धि मुख्यतः अर्थव्यवस्था के द्वितीयक और तृतीयक यानी सेकेंडरी और जो टर्जरी सेक्टर था, सर्विस सेक्टर था बेटा, उसके कारण हुई है। और कृषि की तो वाट लग गई है, ठीक है, कृषि पीछे हो गया, पहले कृषि आगे था सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो बेटा सेवा क्षेत्र आगे है। कौन है? सेवा क्षेत्र, यानी तृतीय क्षेत्र बहुत ज्यादा आगे है। और वैसे मैं क्वेश्चन के हिसाब से बोलूं तो बेटा उसमें था 1991 के पश्चात जीडीपी में समृद्धि जो हुई है मुख्यतः किसके कारण हुई है? द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों के कारण हुई है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 35 भी आपका क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 36 की बात करते हैं, उसमें लिखा है 1991 के पश्चात यानी 1991 के बाद कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर है वो काफी कम हो गई है। यानी अगर मैं बोलूं तो 2 से लेके 3%, 2 से लेके 3% प्रतिवर्ष हो गई है, बताओ, ठीक है ना। आगे उदारीकरण की अगर हम बात करें तो उदारीकरण का मतलब बेटा क्या होता है? निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी, यानी एक तरह से पॉलिसीज को लिबरल करने की कोशिश की गई थी, प्रतिबंधों को हटाने की कोशिश की गई थी, लाइसेंस एंड ऑल हटाया गया था, ठीक है ना। तो निजी क्षेत्र पर सरकारी क्षेत्र के जो सरकारी नियंत्रण था उसको कम किया गया था, ठीक है ना। तो निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधारों में शामिल है बेटा कौन कौन सुधार? एक तो विदेशी विनिमय सुधार की बात बोली है, और दूसरा विदेशी व्यापार नीति संबंधी सुधार, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये 2 पॉइंट चुने हैं, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के करवा दिया इसका आंसर, ठीक है ना। बाकी मैंने थ्योरी में अच्छे से इसको समझाया हुआ कि और क्या क्या इसमें थे क्या नहीं थे। क्लियर? तो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधारों में शामिल किया विदेशी विनिमय सुधार और विदेशी व्यापार नीति संबंधी सुधार। तो अब हमने 38 पॉइंट कर लिए हैं, बट अभी हमें और आगे बढ़ना, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ पॉइंट छूट गए, उनको भी कवर कर लेते हैं फटाफट से। तो अब आगे देखिए फटाफट से इनको भी खत्म कर लेते हैं, हमारे 50 क्वेश्चन तक हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो पॉइंट है 39 वा डैश से अभिप्राय 9 ऐसे लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों से जिनकी तुलना महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 दरबारियों से की जाती है जो कि प्रतिष्ठावान थे, अति बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो आपसे पूछा जा सकता है
कि इनकी तुलना महाराजा विक्रमादित्य, शॉर्टकट भी तो पूछा जा सकता है, महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के क्या नाम है 9 दरबारियों से की जाती थी जो कि प्रतिष्ठावान थे, अति बुद्धिमान थे, तो बेटा उनको नवरत्न बोला गया। इन नवरत्नों को ही उनसे रिलेट किया गया था। क्लियर है ना? चलो, तो नवरत्नों से अभिप्राय ऐसे 9 ऐसे लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों से है जिनकी तुलना महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 दरबारियों से की जाती है जो प्रतिष्ठावान तथा अति बुद्धिमान व्यक्ति थे। डैश का अर्थ सामाजिक हित की अपेक्षा स्वयं हित को देखना, यानी खुद के हित को देखना। बेटा वो निजीकरण होता है, प्राइवेटाइजेशन, जिसमें लोग सोशल वेलफेयर की जगह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं, स्वयं के हित पे ध्यान देते हैं। ठीक है, बट याद रखना ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन आपको वहीं मिलेगी, कहां पे, जो आपका जो चैप्टर मैंने करवाया प्रॉपर तरीके से। ये तो एमसीक्यू है, तो इसमें अगर इस तरह से पूछा जाए तो मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि कौन ठीक है, कौन किसका अर्थ ऐसा होता है जिसमें सामाजिक हित की जगह खुद के हित को देखा जाता है, तो वो निजीकरण होता है। ये 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया। ठीक है, स्वहित को श्रेष्ठता देना है। क्लियर हो गया? निजीकरण का अर्थ सामाजिक हित की जगह अपने हित को, स्वहित को श्रेष्ठता देना है। फिर वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास, यानी ये आर्थिक विकास की बात करता है जब वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। क्लियर है? बैक टू बैक लगातार वीडियो बनाना, 26 मिनट की वीडियो हो चुकी है अब तक। ठीक है ना? ऊपर से लिखना तो तकरीबन 2 घंटे वेस्ट हो चुके हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि 2 लिखना भी है, प्रॉपर देखना कि क्या पॉइंट्स आपके लिए बनाए जा सकते हैं, और उसके बाद फिर वीडियो में भी आना। तो 26 मिनट के आसपास तो वीडियो हो गई है, फिर लिखने का टाइम एंड ऑल काफी टाइम लग गया। प्लीज आप ढंग से करना, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ना अब तो, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें आसान तो हो गई है। मतलब मैंने आपकी अगर मान लो मैंने अगर आपकी 85% या 90% अगर आपकी हेल्प की है, तो इसका मतलब क्या है कि आप वहां पे आप 100% दे सकते हो, क्योंकि आप अपने भी तो 10% एफर्ट लगाओगे। तो वहां से आप देख सकते हो, क्या बोलते हैं, चैप्टर भी पढ़ सकते हो, उसके भी पढ़ सकते हो, फिर 90% या 95% तो कवर हो ही गया। बाकी जो 5% है बेटा, आपने भी तो कुछ दौर से और पढ़ा होगा, तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है ना? बट मेरे हिसाब से मैंने पूरा कराया है 95% या 90%। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो कोई भी टीचर परफेक्ट तो होता नहीं है। क्लियर है? मे भी हो सकता है कोई बारीक चीज छूट गई होगी, क्या पता, कहीं कुछ पता है क्या? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं छूटा, जहां तक मुझे पता है मैंने एक एक चीज कवर किया, तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं छूटा। बट फिर भी अगर मान लो कि ये जो हम जैसे बुकों से मैं पढ़ाता हूँ, या फिर मान लो जो हम आप सब यूज कर रहे हो, क्या पता आप कहीं और से कोई पॉइंट पूछ लिया जाए। ठीक है, तो कुछ बोल नहीं सकते, बट हमने पूरी बुक कवर की है, मैंने आपके लिए 100% कवर किया है। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको 95% बोल रहा हूँ, 90% बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हम और आगे चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। क्लियर है ना? 42 की बात करते हैं। 1991 में नैप किसके द्वारा शुरू किया गया था बेटा? तो ये किया गया था तत्काल उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया था। और एक चीज बताऊं अगर मैं आपको, तो मनमोहन सिंह के साथ ना, एक मनमोहन सिंह जी के साथ, सॉरी, वो क्योंकि काफी ज्यादा क्या रेस्पेक्टेबल पर्सन हम बोल सकते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने काफी मतलब मदद किया था उस टाइम पे, इंडिया बहुत बुरी हालत में था। ठीक है, अभी के इंसानों को शायद ये पता ना हो, जो अब बच्चे जो आते हैं। ठीक है, बट अगर आप उस टाइम की हिस्ट्री पढ़ो तो उस टाइम पे बहुत बुरा हाल हो गया था इंडिया के। अकाल की स्थिति, बिकने की स्थिति पैदा हो गई थी, जहां पे इन्होंने रिकवर करवाया था। बाद में जब ये एक और कहाँ गई, कांग्रेस वाली बात नहीं करूंगा तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, बट इनकी हाँ उस काम के लिए इनकी बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है, और साथ ही साथ इनको रेस्पेक्ट दिया जाता है। बट इनके साथ एक और बंदे थे, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव, जहां तक मुझे याद है पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, उन्होंने भी इनके साथ मिल करके इन काम को 1991 की बात की थी, बट बेचारों उनके नाम की को पीछे दबा दिया गया शायद, क्योंकि बहुत रेयरली उनका नाम यूज होता है। वरना इनके ये 2 जने थे, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एक थे पीवी नरसिम्हा राव जी। क्लियर है? ये दोनों ने एनईपी के पॉलिसीज के आई थिंक शायद बनाए थे या इंप्लीमेंट करने में जो भी मदद की थी, प्रॉपर मैंने इन दोनों का ही हाथ था। क्लियर है? जिनमें से जो उस टाइम के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इनको तो आगे बढ़ा दिया गया, इनका नाम हर जगह आता है, बट शायद पीवी नरसिम्हा राव जी को नाम दब गया है, मतलब इतना नाम नहीं उछला जितना नाम मनमोहन सिंह जी का उछला था। ठीक है ना? चलो, तो पीवी नरसिम्हा राव याद रखना अपने दिमाग में। नैप के तहत किए गए उपायों को क्या कहा जाता है बेटा? आर्थिक सुधार। यहाँ पे आर्थिक विकास पता नहीं क्या क्या नाम दे देगा आपको, तो प्लीज ये वाला पॉइंट सुनना, आर्थिक सुधार बोला जाता है नैप के अकॉर्डिंग किए गए, ठीक है, उपायों को। बट वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन में वृद्धि को क्या कहते हैं? आर्थिक विकास कहते हैं। डन। नैप के तहत किस अधिनियम को हटा दिया गया था बेटा? था एमआरटीपी, एक एक्ट लाया गया था जहां तक मुझे पता है ये एक्ट 1969 या 1970 के आसपास आया था, मोनोपोली से रिलेटेड था। ठीक है, और इसको हटा दिया गया था। डन। चलो, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी थी बेटा? ये लिखी थी आप एम विश्वेश्वरैया।
वरैया, ठीक है ना। तो बेटा ये आप भी ना, ठीक है ना, नाम थोड़े से ना उटपटांग से होते हैं। मैं नाम पे नहीं हंस रहा, बट मैं नाम उटपटांग से होता है, मुझसे बोला नहीं जाता हूँ, तो मैं खुद पे हंस रहा हूँ कि एक्चुअली थोड़ा सा वर्ड पढ़ने में दिक्कत हो जाता है। तो ये मैंने इंग्लिश में लिख लिया, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखा था। अब समझ नहीं आया, इतने बड़े बड़े नाम थे कि सच में मुझसे नहीं पढ़े जाते, पता नहीं क्यों, ठीक है। बट बेटा आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप ये वर्ड पढ़ लो, अच्छा वर्ड है, विश्वेश्वरैया वर्ड है, विश्वेश्वरैया, हाँ वरैया, ठीक है। तो इन्होंने बेटा ये बुक लिखी थी। डन। चल, पहली पीढ़ी सुधार बेटा लागू कब हुए थे? 1991 से 2020 का, 2000 का, ठीक है ना। तो इसके जो बीच के जो सुधार थे बेटा, वो पहली पीढ़ी सुधार के अंदर आते हैं। और दूसरी पीढ़ी सुधार की जो घोषणा हुई थी बेटा, वो 2001 से 2001, सॉरी, ठीक है, 2000 से 2001 में ये दूसरी पीढ़ी के सुधार की बात हुई थी। और उससे पहले की अगर मैं बात करूं पहली पीढ़ी, तो बेटा 1991 से 2000, ठीक है, 1991 से 2000 की बात कर रहा है। क्लियर है? तो ये याद रखने पड़ेंगे आपको डेट्स। एपीएम की अगर हम फुल फॉर्म बोले तो शायद प्रशासित मूल्य तंत्र बोलते हैं बेटा से। क्या कहते हैं? प्रशासित मूल्य तंत्र बोलते हैं इसको, एपीएम को। और विश्व, ठीक है। और इसका ना एक बार इसका भी आप ना वो चेक, प्लीज चेक कर लेना इसकी फुल फॉर्म एक बार, फुल फॉर्म, क्योंकि ये मुझे एग्जैक्टली ठीक है, मैंने लिखा है प्रशासित मूल्य तंत्र, बट एक बार फिर भी आप इसको चेक कर लेना, जहां तक सही होगा, पर बेटा चेक करने में क्या जाता है ना, इस वाले को चेक कर लेना। विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बेटा फुल फॉर्म पहले तो याद रखनी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन WTO, ये बेटा 1995 में आया था, ठीक है ना। चलो, फेमा के अंतर्गत है, फेमा भी बताया था ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, याद होगा, ठीक है ना। तो फेमा के अंतर्गत, ठीक है, किसकी बात की जाती है? विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार, लिबरल और सरल कर दिया गया था। तो इसकी बात इसमें की जा रही है कि विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था। क्वेश्चन बनने के लिए तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना, बट हमने काफी खत्म कर दिया। देखो कैसे, एक तो हमने चैप्टर खत्म किया बेटा, तो चैप्टर आपको देखना ही देखना है बेटा, ये चैप्टर आपको देखना पड़ेगा ये भी, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर था। और प्लीज चैप्टर को जरूर देखना, इसके नोट जरूर लिखना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि शायद मे बी आगे भी इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो आज ही से क्लियर कर लेना बेटा, पढ़ना स्टार्ट कर लो उस चैप्टर को, ठीक है ना। और दूसरा, हमने 50 इसके एक तरह से मैंने 1 मार्क के क्वेश्चन करा दिए, तो एक चैप्टर मेरी तरफ से तो कंप्लीट होता है, डन, मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। और प्लीज आप भी चैप्टर पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, साथ में 50 एमसीक्यू। प्लीज एमसीक्यू के भरोसे मत रहना खाली, आपको चैप्टर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के आपको दिक्कत कर सकता है पढ़ाई में कभी और, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।